चलिए स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी वी हैड डिस्कस अबाउट इट्स लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में हमने देखा कि किडनी के 3 कवरिंग लेयर्स होती है, आउटर, मिडल, इनर। आउटर का नाम हमने दिया था रीनल फेसिया, मिडल लेयर का नाम मिडिल लेयर ही था जो एडिपोस टिश्यू यानी फैटी लेयर से बना हुआ है, जो किडनी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। एंड इनर मोस्ट लेयर इज रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल प्रोवाइड शेप एंड साइज टू द किडनी। अब किडनी के जब हम अंदर गए तब हमने देखा था कि किडनी में 2 पार्ट थे। पेरिफेरल पार्ट का नाम हमने दिया था रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर जो पार्ट है, इतना पार्ट, इसका नाम दिया था मेड्यूला। रिनल मेड्यूला बोले तो भी चलेगा। कॉर्टेक्स में फिर से 2 पार्ट किया था हमने, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स और फिर मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, मेड्यूला, ये 3 रीजन आपको अच्छी तरह में ध्यान रखना है, ताकि जब हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टडी करेंगे, मतलब जब हम एक्चुअली स्टडी करेंगे कि यूरिन कैसे बनता है, तो ये 3 रीजन का बहुत ज्यादा हमको काम आने वाला है। कौन से? मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स। ओके, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ ब्लड इज एंटरिंग इन द किडनी। हमने लास्ट लेक्चर में किडनी का सबसे पहला फंक्शन ये स्टडी किया था कि भाई किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए किडनी के अंदर ब्लड आना चाहिए ना। अब वो ब्लड किस तरह से आता है और फिल्टर होके किस तरह से एग्जिट होता है, वो आज हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए केयरफुली, ये किडनीज है और यहाँ पर है फॉर एग्जांपल हार्ट। दिस इज सपोज आवर हार्ट। फ्रॉम द हार्ट डोर्सल एओर्टा इज अराइजेस। हार्ट से बहुत सारी नर्व्स निकलती है, ब्रांचेस है, तो दिस इज डोर्सल एओर्टा। Dorsal aorta. Okay, and this dorsal aorta forming 2 branches. One branch enter in the right kidney. इधर का जो किडनी है इसको कहा जाएगा right kidney, and another branch of the dorsal aorta enter in the left kidney. अब जरा ध्यान से देखिएगा कि जब हार्ट बीट होता है या जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो उसके अलग अलग फॉर्म है। हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं कार्डियाक आउटपुट। कार्डियक रिलेटेड टू द हार्ट, एंड आउटपुट, कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 मिनट। यहां पे लिख देता हूं, कार्डियक आउटपुट is the amount of blood pumped by left ventricle of the blood. This is the standard definition. So kidney get at a one time not complete cardiac output but 1/4 of the cardiac output. At a time किडनी में 1/4 ऑफ द कार्डियक आउटपुट कितना ब्लड जाता है। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 मिनट। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ पर मिनट और इन 1 मिनट। ओके, अभी आर्टरी के पीछे पीछे चलिए और देखिए कि ब्लड किस तरह से किडनी के अंदर जाता है। डोर्सल एओर्टा से जो ब्रांच, हम राइट किडनी का रेफरेंस लेते हैं, डोर्सल एओर्टा से जो ब्रांच राइट किडनी में गया, इस ब्रांच का नाम है रीनल आर्टेरी। देखिए आर्टेरी और आर्टियोल में फर्क है। आर्टेरी मतलब मेन ब्रांच को कहा जाएगा और बहुत सारी बारीक बारीक ब्रांचेस को आर्टेरियोल कहेंगे, यानी आर्टेरी की ब्रांचेस को आर्टियोल कहेंगे। यहां पर आप ध्यान में रखिएगा कि डोर्सल एओर्टा से जो ब्रांच किडनी में डायरेक्ट इंटर हुई, इस ब्रांच का नाम हमने रखा रीनल आर्टेरी।
Renal artery when enters in the kidney, it will get segmented. Segmented means अब इसके बहुत सारे ब्रांचेस तैयार हो गए हैं। ये ब्रांच के पीछे चलिए, दिस ब्रांच इज मूविंग फ्रॉम और इन बिटवीन द टू रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड के दरमियान का जो स्पेस है, इसको हमने नाम दिया था रीनल कॉलम, दूसरा नाम था कॉलम ऑफ बर्टीनी। एग्जैक्टली, तो द ब्रांच विच इज गोइंग थ्रू द कॉलम ऑफ बर्टीनी, these branches are known as arcuate artery। नाम ध्यान में रखिएगा, renal artery, the main branch which is directly entering inside the kidney. After segmentation, the branches which are moving through the column of Bertini, these branches are called as arcuate artery। अभी लास्ट लेक्चर में हमने रीनल बेस के तरफ जो पोर्शन है, इसको नाम दिया था लोब। आपको याद होगा, दिस आर्टरी नाउ मूव थ्रू द लोब लाइक दिस। देखिए, ये लोब की तरफ से आर्टरी मूव हुई लाइक दिस। अगर यहां पर आएगी तो यहां से भी लोब की तरफ से मूव हो जाएगी इस तरह। सो दिस आर्टरी विच इज मूविंग फ्रॉम द लोब पोर्शन, व्हाट इज लोब? Lobe is just front of renal base. So artery moving from the base or artery is moving from the lobe. This artery is known as interlobar artery। आप भी साथ ही साथ डायग्राम बनाते जाइए और लेबलिंग करते जाइए, तब अच्छे तरीके से आपको याद भी हो जाएगा और समझ में आएगा कि कौन सी ब्रांच को कौन सी ब्रांच नाम दिया गया। फाइनली मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं ग्लोमेरुलस की तरफ। कई लोग, ये स्टूडेंट खासतौर से ग्लोमेरुलस तक डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि ग्लोमेरुलस में जो आर्टेरियोल्स हैं वो कहां से आए, उनका ओरिजिन कैसा है। तो यहां हम हार्ट से स्टडी कर रहे हैं। हार्ट, डोर्सल एओर्टा, रीनल आर्टेरी ब्रांचेस, दैट इज सेगमेंटेशन, कॉलम्स ऑफ बर्टेनी की ब्रांचेस आर्कुलेट आर्टेरी, रीनल बेस की तरफ से जो पास होगी इंटरलोब्यूलर आर्टेरी। नाउ लुक विथ केयरफुल ऑब्जर्वेशन, इंटरलोबर आर्टेरी कंटिन्यू टू डिवाइड एंड फॉर्म द फाइन ब्रांचेस इन द आउटर कॉर्टेक्स रीजन। अब हम किधर आ गए? आउटर कॉर्टेक्स में। आई एम रिवाइजिंग वंस अगेन, ये कौन सी आर्टेरी थी? इंटरलोब्यूलर आर्टेरी। इसकी ब्रांचेस एक्सटेंड होकर कहां पर आ गई भाई? कॉर्टेक्स में। तो इस ब्रांचेस को कहा जाएगा कॉर्टिकल रेडिएट आर्टेरीज। These branches which are extended up to the cortical region are known as cortical radiate arteries। इनको शॉर्ट फॉर्म में CRAB बोले तो चल जाएगा। कॉर्टिकल रेडिएट, नॉट रीनल, रेडिएट। ऐसा लग रहा है कि ये रेडिएट हो रहे हैं, तो कॉर्टिकल रेडिएट आर्टेरीज। अब कॉर्टिकल रेडिएट आर्टेरीज कंटिन्यू टू डिवाइड। अब ये बहुत माइनर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, पर मैं कोशिश कर रहा हूं ड्रॉ करने की। आप समझ जाइए कि कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म द, अब आ गए आपकी टर्म आफ्रंट रीनल आर्टेरियोल। अभी तक टर्म क्या चल रही थी? आर्टेरी, 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 कोरोनर, कॉर्टिकल रेडिएट, ये भी आर्टेरीज। लेकिन अब क्योंकि डिवीजन बहुत बारीक हो गया है, ब्रांचेस बहुत फाइन हो गई है, इसीलिए इसको नाम दिया गया आफ्रंट रीनल आर्टेरियोल, या आप इसको सिर्फ आफ्रंट आर्टेरियोल बोले तो भी चलेगा। अब हम अगर इसको जूम करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह है आपका आफ्रंट रीनल आर्टेरियोल। A, capital A for afferent. This afferent renal arteriole takes blood in the capillary. Capillary means, suppose this is afferent arteriole, जिसके थ्रू ब्लड आएगा किडनी के अंदर। ओके, तो दिस afferent renal arteriole
get divide many times and form many fine branches of the capillary. These fine branches looks like this. ध्यान से देखिएगा. This is suppose one small branch. This is another one. यहां से सेगमेंटेशन हुआ and this branch will go down and furthermore these branches get again unite and goes away from the capillaries. तो देखिए आफ्रंट आर्टरी कंटिन्यू जा रही थी, इसके अंदर डिवाइडेशन हुए, सेगमेंटेशन हुए और बहुत सारी बारीक बारीक, यहाँ पे मैं दो ही ड्रॉ किया, बट ऐसी बहुत सारी बारीक बारीक ब्रांचेस बनती हैं एंड दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज कैपिलरीज. कैपिलरीज फर्दर यूनाइट एंड फॉर्म अ one tube. This tube brings the blood away from kidney and this tube is called as efferent. Efferent renal arteriole. दोनों आर्टेरीज है, एक ब्लड को ला रही है और एक ब्लड को लेकर चले जा रही है. जो ब्लड को फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड को लाए, किस लिए लाई भाई ब्लड को? क्योंकि इस फ्रंट में से जो ब्लड फ्लो हो रहा है, इस ब्लड में न्यूट्रिएंट कंटेंट के साथ साथ बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी है, खासतौर से नाइट्रोजन वेस्ट है जिसको प्यूर निकालना है हमको ब्लड में से, और निकाल कर नाइट्रोजन वेस्ट को निकाल कर ब्लड को प्यूरिफाई करके वापस भेज देने का है हार्ट की तरफ. तो जो ब्लड लेकर आने वाली है उसे कहेंगे आफ्रंट. अब यहां पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, वो अपन डिटेल में स्टडी करेंगे. फिल्टर होने के बाद, नाइट्रोजन वेस्ट निकलने के बाद जब ब्लड वापस ले जाया जाएगा किसके थ्रू? इफ्रंट आर्टरी के थ्रू. ओके, तो इफ्रंट आर्टरी का डायमीटर नैरो होता है एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ आफ्रंट आर्टरीज. तो लुक हियर, आफ्रंट इज ब्रॉडर देन इफ्रंट. जो ब्लड को लेकर आएगा हाई प्रेशर से वो आफ्रंट, ज्यादा डायमीटर, ब्लड लो प्रेशर से जाएगा इफ्रंट. अभी ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेर्युलस. एक एक टर्म आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए. ग्लोमेर्युलस. सो व्हाट इज ग्लोमेर्युलस? इट इज अ ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, ग्रुप और टफ्ट ऑफ कैपिलरीज भी कह सकते हैं. ग्लोमेर्युलस आर द, टफ्ट का मतलब होता है ग्रुप, टफ्ट ऑफ कैपिलरी. ओके, नाउ जस्ट बिलो दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरी वन वेरी फाइन एंड थिन मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट which is called as basement membrane. ध्यान से देखिए, this is I am drawing with some another color. This is basement membrane. जिसको रेड कलर से बनाया गया है, ये हो गई basement membrane. And this basement membrane having abundant negative charges. सिर्फ पॉइंट ध्यान में रखिएगा, आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो पॉइंट मैं भी बता रहा हूं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन हैविंग द निगेटिव चार्जेस. अभी देखिए ये ब्लड कैपिलरीज है. ओके, इस कैपिलरीज के अंदर जो सेल्स हैं, थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके देखिए. दीज सेल्स इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज आर नोन एज इंडोथेलियल cells. Endothelial cells. And these endothelial cells having many pores. पोर का मतलब होता है सुराख. यानी मान लीजिए कि ये इंडोथेलियल सेल है कैपिलरीज के अंदर, ये कैपिलरी का ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये इंडोथेलियल. इन दिस इंडोथेलियल सेल
वेल शेप स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, वेल यानी कि कुआं, दोनों तरफ से ओपनिंग रहेगी, तो इट इज कॉल्ड एज पोर्स, वेल्स, एंड ड्यू टू दिस वेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज परफोरेशन। तो मैं यहां पे जो लफ्ज यूज कर रहा हूं, जो स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इंडोथेलियल सेल, इपिथेलियल नहीं, इपिथेलियल बहुत अलग है, इंडोथेलियल बहुत अलग है। इंडोथेलियल सेल आर प्रेजेंट इन द ब्लड कैपिलरीज एंड इंडोथेलियल सेल हैविंग परफोरेशन, मतलब सुराख है, ताकि उस सुराख में से, उस पोर में से ब्लड कंपोनेंट निकल सके बाहर, वो बाहर निकलेंगे तभी फिल्ट्रेशन के लिए बाउमन कैप्सूल के अंदर जाएंगे। तो इंडोथेलियल सेल हैविंग मैनी परफोरेशन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परफोरेशन दिस इंडोथेलियल सेल आर आल्सो नोन एज फेजेंट्रेटेड सेल्स। खैर ये टर्म नहीं भी याद रखे तो चलेगा, सिर्फ परफोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए मैंने आपको याद रखने के लिए एक सेंटेंस बोला था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज निगेटिवली चार्ज्ड। अब दूसरा वर्ड मैं आपको बोल रहा हूं याद रखने लायक, द परफोरेशन इन द इंडोथेलियल सेल। इंडोथेलियल सेल के अंदर जो गड्ढा है, जो सुराख है, उसका डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ दिस परफोरेशन इज 70 to 90 nanometer. What is this? This is the diameter of well or diameter of pore which are present in the endothelial cell. याद रखिएगा, वापस आ जाए डायग्राम की तरफ। Now just below this red membrane is the basement membrane. Basement membrane, yes. Just below the basement membrane, this cup-like structure is present. It is, however, very close to each other, but for our understanding, I am drawing some distances between them. So, blood capillaries are called as glomerulus. These are the glomerulus. Below glomerulus, there is a basement membrane. और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर से ये हॉलो है, दिस इज हॉलो पोर्शन, एंड दिस हॉलो पोर्शन इज नोन एज बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल। अभी इसको मैग्नीफाई करना बाकी है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करना बाकी है। मैं आपको यहीं पर, चलिए यहां पे देखते हैं। So suppose this is our basement membrane. Yes, this is basement membrane. Just above the basement membrane there are capillaries, and these capillaries are known as glomerulus. These are the capillaries, many more. Efferent, and this is the afferent arteriole. Afferent, efferent. These are your glomerulus. Now below the glomerulus, this membrane is the basement membrane, and just below the basement membrane, now I am going to draw the detailed structure of the cells which looks like this. These are the foot processes, means extensions. So these foot processes form the irregular shape and gap is present between these cells. These cells form a continuous layer. This layer is known as outer layer of Bowman's capsule, and the name of this layer is known as visceral epithelial cell. ये बहुत अच्छे से याद रखना है। What is that layer? That layer is the visceral epithelial cell, which having the foot processes, and this shape is also called as podocyte. So cells of visceral epithelial are also called as podocyte cells. Podocyte cell, and layer is called as visceral epithelial layer. And in between two adjacent
पोडोसाइट सेल देयर इज अ वेरी नैरो स्पेस, दो सेल के दरमियान, दो पोडोसाइट सेल के बीच में बहुत बारीक स्पेस है, एंड दिस स्पेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट, ये जो दो सेल है इनके दरमियान बहुत बारीक गैप, दोनों पोडोसाइट सेल से, पोडोसाइट सेल के बीच में जो गैप है उसका नाम क्या रखा हमने? फिल्ट्रेशन स्लिट। एंड the width of this filtration slit is approximately 20 to 30 nanometer. Yes. अब यहां पे एक्सप्लेनेशन का बहुत मजेदार पार्ट आने वाला है। मैं आपको बताया था कि आफ्रंट से कंटामिनेटेड नहीं बोलेंगे अपन, मिक्स्ड ब्लड जाएगा, यानी ऐसा ब्लड जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट भी प्रेजेंट है, अदर वेस्ट भी प्रेजेंट है। ये ब्लड हाई प्रेशर से आएगा कैपिलरीज में। कैपिलरीज के अंदर कौन से सेल्स हैं? एंडोथेलियल। एंडोथेलियल में होल्स हैं। होल्स का डायमीटर कितना है? 70 to 90 नैनोमीटर। अब जो पार्टिकल ब्लड में प्रेजेंट है जिनका साइज 70 to 90 है, वो एंडोथेलियल से निकल जाएंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि इन पार्टिकल को पास होना है या नहीं, क्योंकि मैं आपको बताया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे कौन से चार्जेस हैं? निगेटिव चार्जेस। अगर पासिंग मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो इजीली ट्रैप हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। अगर पार्टिकल के ऊपर खुद निगेटिव चार्जेस हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी तो निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव को क्या होता है? रिपल्शन। So not only size of particle but charge of particle also play an important role for the filtration. Filtration, yes, देखो इधर, ये कैपिलरी से जो लिक्विड यहाँ बोमन कैप्सूल में आ जाएगा उसे कहेंगे फिल्ट्रेट, मतलब फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो गया। लेकिन यहां तक आने के लिए उस लिक्विड को 3 रास्तों से गुजरना पड़ेगा। पहला रास्ता एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल का जो पोर है, इस पोर के थ्रू पहले मॉलिक्यूल को जाना पड़ेगा। अगर मॉलिक्यूल की साइज 70 to 90 नैनोमीटर से छोटी है तो मॉलिक्यूल इजीली एंडोथेलियल को क्रॉस आउट कर लेगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल का साइज 70-90 नैनोमीटर से बड़ा मॉलिक्यूल है तो पोडोसाइट को कैसा पास करेगा? पोडोसाइट का वेल कितना है? मैक्सिमम 90। आपके मॉलिक्यूल का साइज कितना है? ग्रेटर देन 90। तो लार्जर साइज मॉलिक्यूल कुड नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट थ्रू द एंडोथेलियल सेल। लेकिन हम ये समझ के चलते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल का साइज 90 से बल्कि 70 से भी छोटा है, तो स्मॉलर देन द साइज ऑफ पोर, दैट स्मॉलर मॉलिक्यूल कैन इजीली पास आउट थ्रू द एंडोथेलियल मींस पास आउट थ्रू द कैपिलरी। अब एक स्टेप हो गई, दूसरी स्टेप मॉलिक्यूल को कहां से गुजरना है? यस, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बारी आ गई चार्ज की। अगर आपका मॉलिक्यूल कैपिलरी से बाहर निकल गया बट निगेटिव चार्ज है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर आपका मॉलिक्यूल कैपिलरी से बाहर निकल गया और पॉजिटिव चार्ज है तो इजीली बेसमेंट को भी क्रॉस कर लेगा। तो हम मान के चलते हैं कि मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल था और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, सो दैट मॉलिक्यूल ट्रेवल अक्रॉस द एंडोथेलियल दैट इज आउट ऑफ कैपिलरी। सेकंड स्टेप इज आल्सो परफॉर्म बाय द मॉलिक्यूल दैट इज passing out through the basement membrane. Now third step is to pass, molecule have to pass the visceral layer to enter in the Bowman capsule. यहां आने के लिए मॉलिक्यूल को क्या क्रॉस करना पड़ेगा? visceral epithelial cells, and visceral epithelial layer is made up of podocytes. मॉलिक्यूल यहां से निकल गया, ओके, बेसमेंट से निकल गया। अब मॉलिक्यूल को कहां जाना है, कहां से क्रॉस करना है? पोडोसाइट सेल से। अगर मॉलिक्यूल का साइज 20 to 30 नैनोमीटर रहेगा तो ही क्रॉस कर पाएगा। अगर मॉलिक्यूल का साइज 30 नैनोमीटर से बड़ा रहा तो वो कैपिलरी से तो बाहर निकल गया, बेसमेंट से भी बाहर निकल गया, लेकिन फिल्ट्रेशन स्लिट को क्रॉस नहीं कर पाएगा, बॉमन कैप्सूल में नहीं आ पाएगा। देखिए,
ये जो ब्लड जा रहा है इस आफरेंट आर्टरी में से और कैपिलरीज में से, तो ब्लड के कंपोनेंट कौन से हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ब्लड के अंदर प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड सो ऑन। तो इन सब की साइज 100 नैनोमीटर से कई ज्यादा बड़ी होती है। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा प्रोटीन। इन सभी का साइज 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। तो ये कैपिलरी में से पास तो हो जाएंगे लेकिन नीचे नहीं गुजरेंगे। पास मतलब आफरंट से सीधे चले जाएंगे आगे की तरफ, कैपिलरी से नीचे नहीं आएंगे, फिल्ट्रेशन यूनिट के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो फिर फिल्ट्रेशन यूनिट में कौन आएगा? वो पार्टिकल जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, क्योंकि उनकी साइज 70 नैनोमीटर से छोटी होती है। तो वो they can also cross the filtration slit because the size of waste material is less than 20 nanometer, and this is inner layer of the Bowman's capsule. This inner layer is made up of just epithelial cells. So these are epithelial layer. Okay, and continuing to this, a neck is produces along with brush border epithelial cell. Yes, these cells are brush bordered epithelial cells, which this portion is very close to the Bowman's capsule, and this portion is called as proximal convoluted ट्यूब्यूल। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको क्या लिख सकते हैं? PCT, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी मैं इसका ब्रॉड लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर एक छोटा सा डायग्राम आप देख सकते हैं कि दिस इज बॉमन कैप्सूल। ओके, आफ्रंट आर्टरी, कैपिलरीज आर फॉर्म एंड दिस इज आउटगोइंग, दैट इज इफ्रंट, आफ्रंट एंड इफ्रंट। दिस structure I am going to draw by red pen. This structure is known as Bowman's capsule, which is made up of 2 layers of the cell. This is outer layer, that is visceral, and this is inner layer. Now this structure form a loop shaped structure, and loop is called as convoluted. जो टर्म यहां पे हमने लिखा है convoluted, convoluted का मतलब क्या होता है? लूप। सो जस्ट नियर टू द Bowman, this is Bowman capsule, this shape, and just near to the Bowman capsule a loop shaped tube is present. It is called as proximal convoluted tubule. Now this proximal convoluted tubule goes down in the medullary region and form a very long straight tube. This long straight tube is called as limb. अभी देखिए, इसको मैं नाम तो दे देता हूं यहां पे लिम्ब। थोड़ा इसको जूम करके आप देखें, बट ये जो लिम्ब है ये नीचे जा रही है, तो इसे कहेंगे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लिम्ब। कौन सी लिम्ब? यस, डिसेंडिंग लिम्ब। और डिसेंडिंग लिम्ब फिर यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करके वापस ऊपर की तरफ आएगी, लाइक दिस। तो दिस इज द सेम लिम्ब, लेकिन क्योंकि ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ आ रहा है, इतना पार्ट मेड्यूला से कॉर्टेक्स की तरफ, सो दिस मच पार्ट ऑफ द लिम्ब इज नोन एज ascending limb, ascending limb। तो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब दोनों ने मिलकर के लूप फॉर्म किया, और इस लूप को एक साइंटिस्ट के नाम पर नाम दे दिया गया। साइंटिस्ट का नाम था हेनले।
So it is called as descending limb of loop of Henle, and this is called as ascending limb of loop of Henle. तो आपको याद रखना है कि साइंटिस्ट के नाम पर ये नाम दिए गए हैं, असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब। ओके, अब जो असेंडिंग लिम्ब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंडिंग लिम्ब कुछ देर तक के नैरो होती है और फिर बाद में ब्रॉड पोर्शन फॉर्म करती है। दिस इज ब्रॉड पोर्शन एंड दिस इज नाउ कंटिन्यू इनटू द कॉर्टिकल रीजन, विल फॉर्म अगेन लूप लाइक स्ट्रक्चर, और लूप को क्या कहते हैं? कन्वल्यूटेड। सो दिस loop shaped tube is away from the Bowman capsule, therefore it is called as distal convoluted tubule। डिस्टल यानी दूरी पर, और ये है आपका प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल यानी कि नजदीक, तो जो करीब में रहेगा वो प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो दूर रहेगा वो डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड दिस डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल get continue into a long tube like structure which is called as collecting duct। collecting duct यानी ये कलेक्ट कर रही है। क्या कलेक्ट करेगी? ये कलेक्ट करेगी बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर। अभी देखिए ये कलेक्ट कहां से कर रही है? ऊपर के रीजन मतलब कॉर्टेक्स में से। फिर यहां से ये नाम बीच में आगे से थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगी ये ट्यूब, ये कलेक्ट करेगी मेड्यूला से, और लास्ट में ये लिक्विड के ड्रॉप छोड़ देगी। कहां छोड़ देगी भाई? आइए इधर डायग्राम की तरफ। ये यहां पर है ट्यूब, दिस इज बाउमन कैप्सूल, दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल, and this is collecting duct। तो देखिए this region is in cortex। okay, proximal convoluted tubule and Bowman capsule both are in the cortex। distal convoluted tubule is also in the cortex। PCT, DCT and BC, that is Bowman capsule, are in the cortex। and what is the limb of loop of Henle? Limb of loop of Henle are present in the medulla region। this region is the medulla। okay, DCT कंप्लीट हो गई। अब कलेक्टिंग डक्ट, यहां से पूरा लिक्विड फिल्टर होते 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 जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट से नीचे पास होके फ्री हो जाएगा। मतलब रिनल पैपिला के अंदर, रिनल पैपिला से कलेक्ट होकर माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रिनल पेल्विस, और रिनल पेल्विस से निकल के डायरेक्ट यूरेटर, और यूरेटर से लिक्विड जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में जमा होगा और यूरेथ्रा से एग्जिट आउट फ्रॉम आवर बॉडी। तो दिस इज द ब्रॉडलाइन मैकेनिज्म। हम डिटेल स्टडी करेंगे, तो आप यहां तक के पोर्शन अपना रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से फिल्ट्रेशन आगे बढ़ता है, किस तरह से यूरिन तैयार होगा, और किस तरह से कभी कभी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन करते हैं, कभी डाइल्यूटेड यूरिन। आपने कई मर्तबा देखा होगा कि अगर जब हम ज्यादा पानी पीते हैं, व्हेन वी आर ड्रिंकिंग मोर एंड मोर वाटर, देन व्हाट विल हैपन? आवर बॉडी फ्लूइड मीन्स द ब्लड, प्लाज्मा एंड व्हाटएवर बी द fluid which is flowing in our body is called as body fluid। तो blood consider कीजिए आप यहाँ पे ब्रॉड लाइन में। तो when we are drinking more and more water, our body fluid, that is blood, gets diluted। therefore we are doing more urine and diluted urine। but in some cases when we are drinking very less amount of water, or we are drinking no water, then what will happen? Then we are doing very small amount of urine, and that urine is more yellow in color, pale yellow to more yellow, means it is not only very small in quantity but it is concentrated urine। So why and how
we are doing more and dilute urine, less and concentrated urine. We are discussing in the mechanism of urine formation and filtration in the next video. इस वीडियो का जितना भी कंटेंट हमारा हुआ है आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, शॉर्टकट मैप बनाइए और जितने अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे, हाथों हाथ याद कर लेंगे तो वो आपके नीट के एग्जाम में बहुत ज्यादा कामगर साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।